नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना चौथा बजट पेश किया। कृषि, शिक्षा, हेल्थ केयर, रेलवे, डिजिटल करेंसी और डिजिटल बैंकिंग को लेकर कई बड़े ऐलान किए। आज राष्ट्र की बात में आपको बताएंगे बजट में नौकरी पेशा लोगों को क्या मिला, किसानों को कितना फायदा हुआ, स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने क्या ऐलान किया, आपको और हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं, डिजिटल करेंसी की शुरुआत और क्रिप्टो पर कितना टैक्स लगेगा, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए बजट की बड़ी बातें क्या है। सरकार ने इस बार डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर फोकस किया है। एलआईसी का आईपीओ जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। एनपीए से निपटने के लिए बैड बैंक का काम भी शुरू हो गया है। रोजगार के अवसर पैदा करने की बात एक बार फिर कही गई है। हाईवे खूब बनाए जाएंगे, स्वच्छ पानी लोगों को मुहैया कराया जाएगा। इस साल 5G नेटवर्क की भी शुरुआत हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगा। राज्य के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में छूट की भी घोषणा की गई है। बजट के दौरान आपकी और हमारी नजर हर साल इस बात पर रहती है क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। सरकार ने चमड़ा, कपड़ा, खेती के उपकरण ये सस्ते किए हैं। इसके अलावा पैकेजिंग के डिब्बे सस्ते हुए हैं, मोबाइल सस्ते हुए हैं, मोबाइल के चार्जर सस्ते हुए हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी थोड़ी सस्ती होगी, पॉलिश डायमंड सस्ता होगा, ट्रांसफार्मर पर से टैक्स दरें कम की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। वैसे आपको पता ही है जीएसटी आने के बाद बजट के पास ज़्यादा ताकत चीज़ों को सस्ता महंगा करने की बची नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, इसीलिए वही हम आपको दिखा रहे हैं। कैपिटल गुड्स यानी विदेश से जो सामान आता है, इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं, उनमें कच्चा सामान है वो महंगा हो जाएगा। इमिटेशन ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वो महंगी हो जाएगी। विदेशी छाते, इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाया गया है जिससे ये भी महंगे हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे नौकरी पेशा लोगों को बजट से क्या मिला। उम्मीद थी इनकम टैक्स के स्लैब्स थोड़े बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में इस बार भी अपने बजट के भाषण में आयकर छूट को लेकर कोई नया ऐलान नहीं किया। लोग पिछले 8 साल से आयकर में छूट की मांग कर रहे थे। सैलरीड क्लास के लिए यह बड़ा झटका है। पुराने स्लैब्स को ही यथावत रखा गया है। टैक्स स्लैब्स में तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने थोड़ी छूट दे दी है। जो टैक्स पहले 18% था उसे अब 15% कर दिया गया है। टैक्स पर सरचार्ज भी कम किया गया है, 12% से घटाकर इसे 7% कर दिया गया है। सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा आरबीआई इस साल डिजिटल करेंसी शुरू करेगी, इसे डिजिटल रुपया नाम दिया जाएगा। संभावना है यह डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी जैसी ही होगी। हालांकि सरकार ने साफ नहीं किया कि यह क्रिप्टो करेंसी ही होगी या फिर कुछ और। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया डिजिटल करेंसी टैक्स के दायरे में होगी और इससे होने वाली कमाई पर 30% टैक्स भी देना होगा। यानी क्रिप्टो करेंसी या सारे वर्चुअल एसेट्स जो होते हैं उन पर कमाई जितनी होगी आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने किसानों के लिए भी कई ऐलान किए। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। सरकार की इस साल 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान खरीदने की योजना है। सरकार ने एमएसपी मूल्य का रिकॉर्ड भुगतान करने का भी वादा किया है। सरकार का कहना है एमएसपी मूल्य के 2,37,000 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल के तहत योजना भी शुरू की जाएगी। अब आपको बताते हैं किस प्रोजेक्ट को कितना पैसा इस बार आवंटित किया गया है। किसानों को एमएसपी के लिए 2,37,000 करोड़ दिया गया है। केन बेतवा परियोजना के लिए 1,400 करोड़ दिया गया है। एमएसएमई को 5 लाख करोड़ का कवर दिया गया है। नल जल योजना के लिए 60,000 करोड़ दिया है। पीएम आवास के लिए 48,000 करोड़ दिया है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1,500 करोड़ है। ऊर्जा जलवायु के 19,500 करोड़ है। साथ ही राज्यों को बतौर सहायता 1 लाख करोड़ दिया जाएगा। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए भारतीय रेलवे के लिए वित्त मंत्री ने कहा अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी। यात्रियों के लिए सीटें बढ़ाई जाएंगी। वन प्रोडक्ट वन रेलवे स्टेशन स्कीम लाई जाएगी।
इस स्कीम की मदद से हर स्टेशन की अपनी नई पहचान बनेगी। आसान भाषा में समझें तो हर स्टेशन पर एक खास प्रोडक्ट मिलेगा, इससे उसकी पहचान बढ़ेगी। बजट आया, पीएम मोदी ने भी पहली प्रतिक्रिया दी। बोले ये 100 साल के विश्वास का बजट है, अर्थव्यवस्था को मजबूती और कोरोना के बीच विकास का नया विश्वास पैदा करेगा। बजट में कृषि लागत को कम करने पर जोर दिया गया है, किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी, गरीबों, दलितों और पिछड़ों का खास ख्याल रखा गया है। जरा सुनिए क्या बोले पीएम मोदी। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के 100 साल की विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। तो राहुल गांधी ने भी इधर ट्वीट करके बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। राहुल गांधी बोले आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है, नौकरी पेशा लोगों को निराश किया गया है, युवा, किसान, गरीब के लिए कुछ नहीं है, एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। वहीं शशि थरूर बोले ये बजट एक गीले पटाखे जैसा बजट है। सुनिए। देश में अगर प्रगति कर रहे हैं, आप आम आदमी से पूछिए कि उनके हाथ में खर्च करने के लिए पैसे हैं। हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन ये है, कि स्थिति ये है कि हमारे प्राइवेट कंजम्पशन जो है, जो आज साधारण लोग के खर्च होता है, वो नीचे जा रहे हैं हर महीने, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, उनको अपने खर्च करने के लिए कोई मौका नहीं है। अभी उम्मीद कर रहे थे वेतन भोगियों को कुछ एग्जेम्पशन और ज्यादा मिलता। देखेंगे, मैं तो इस बजट में कुछ नहीं देखा जिसके बारे में हम खुश हो सकते। यूपी में चुनाव है, आप जानते ही हैं, 5 राज्यों में चुनाव है, पर यूपी पर सबकी नजर है। सीएम योगी ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बोले आम लोगों के लिए ही यह बजट बनाया गया है। बजट में जो बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है, खासतौर पर एमएसपी के लिए, किसानों के उन्नयन और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, युवाओं के लिए 60 लाख नौकरियां, यह भारत के युवाओं को, और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य भी है और सबसे युवा राज्य भी है, और भी अन्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष प्रावधान होना, यह देश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। तो सुना आपने, सरकार कह रही है दूरदर्शी बजट है, विपक्ष कह रहा है खोखला है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, फौरी राहत लोगों को बिल्कुल मिलने वाली नहीं है। चुनाव सर पर है, इसीलिए क्या इस बजट का चुनाव पर असर पड़ेगा? क्या बजट चुनाव को देखते हुए बनाया गया है या फिर चुनाव ध्यान में रखा ही नहीं गया है? यही सारे सवाल हैं जो राष्ट्र की बात में आज हम पूछेंगे। हमारा सवाल बड़ा सीधा है, क्या इस बजट में चुनाव है? जल्दी से मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी के सांसद महेश पोद्दार आज राष्ट्र की बात में मेरे मेहमान हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज सिंह काका आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से आनंद माधव हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं, अभिषेक झा हैं जेडीयू से, AK वाजपेयी हैं एलजेपी से, और यहां स्टूडियो में प्रोफेसर सतीश प्रकाश बीएसपी की तरफ से बोलेंगे। आप सभी का स्वागत है। मनोज काका, आपसे शुरू कर रहा हूं। मनोज, योगी जी कह रहे हैं आम लोगों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दूरदर्शी बजट है, सरकार कह रही है देश की अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने के लिए यह बजट है। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अक्सर जब चुनाव के समय बजट आता है, आरोप यह लगता है कि चुनावी बजट है, लुभावनी घोषणाएं हैं, कोई बड़ी ऐसी घोषणा की नहीं गई है। आपको लग रहा है चुनाव को ध्यान में रखा गया है? बस इस बजट को एक लाइन से शुरू करना चाहूंगा कि कहां तो चरागा तय था हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं पूरी शहर के लिए। ये जो बजट है मानक जी, ये बजट घोर निराशाजनक है, और इसको आप अगर हिंदी में कहें साधारण शब्दों में तो आम जन विरोधी और विकास अवरोधी बजट है। जिस बजट में रोजगार, जब देश बेकारी के 45 साल के सबसे ज्यादा चरम
चरम पर हो, बेकारी ऐसी हो कि हर घरों में, हर गलियों में प्रतिभाशाली और हुनर पसंद युवा बेरोजगार हो, उसमें रोजगार सृजन के लिए कहीं कोई प्रबंध नहीं है। इस देश में किसानों ने जब इतना बड़ा आंदोलन किया कि जब इस देश में एक साबुन से लेकर जहाज तक की कीमत निर्धारित है तो उसके फसल की कीमत को भी कानूनी मान्यता दे दी जाए, आपने वो नहीं किया। आपने बजट में प्राविधान रखा कि एमएसपी के मूल्यों का भुगतान होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी बताना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वर्कर गांवों में रहता है, सब जितनी क्रय एजेंसियां हैं वो बिचौलियों के द्वारा खरीदेंगी और वो क्रय एजेंसियां उससे लाभान्वित होंगी। एक भी किसान लाभान्वित नहीं होगा जब तक कि इस देश में एमएसपी को कानूनी मान्यता न दे दी जाए। जो देश 2015 से पहले लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में था, आज वो देश 130 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। भारत में पैदा हुआ प्रति व्यक्ति, चाहे उसने किसी तरह का लोन लिया हो न लिया हो, और 90,000 रुपए के कर्जे में पैदा हो रहा है। तो हम कहां जा रहे हैं? जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो मांग आधारित अर्थव्यवस्था है, हम निर्यात ज्यादा नहीं कर पाते। मनोज एक सेकंड, जब हमारे यहाँ लोगों के आपने आरोप लगाया बेरोजगारी हटाने के लिए, कम करने के लिए कुछ नहीं किया, मतलब युवाओं के लिए कुछ नहीं है। फिर आपने कहा किसानों के लिए कुछ नहीं है। फिर आपने कहा अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर रही है सरकार, कर्ज लिए जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जन विरोधी बजट चुनाव के समय में जानबूझकर सरकार ने बनाया, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, आप ये कह रहे हैं? देखिए, सरकार ने तो अब सरकार तो अमृत महोत्सव बता रही है इसको कि अमृत महोत्सव कहां खोजे? उत्तर प्रदेश से लेके पूरे देश का नौजवान बेरोजगारी के चरम पर है, हॉस्पिटलों में दवाइयां नहीं है तो लोग अमृत कहां खोजे? या मां गंगा में जो कोविड के दौरान बहती लाशों थी, जो लोगों के घरों से लाशें निकली, क्या उसमें अमृत खोजा जाए? अमृत खोजा कहाँ जाए? या लखीमपुर खीरी में किसानों पर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे मनोज। मनोज एक सेकेंड, मनोज मैं और डायरेक्ट पूछ रहा हूं, अगर बजट में कुछ नहीं है और ये जन विरोधी बजट है तो कोई भी रूलिंग पार्टी, कोई भी सरकार चुनाव के बिल्कुल ऐन सिर पर है 10 दिन बाद, ऐसे में जन विरोधी बजट क्यों लाएगी? चुनाव हारने के लिए क्या? वो इसलिए जन विरोधी बजट लाई है क्योंकि इसको ये जनता के लिए बता रही है, लेकिन है नहीं। जब आप जैसे जनमुखी पत्रकार और संवेदनशील पत्रकार इसका अध्ययन करेंगे, अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है कि विगत 5 सालों में भारत के 84% लोगों की जो आमदनी है वो 50 से 53% कम हो गई। ओके महेश पोद्दार, 40 से लेके 142 हो गए। समझ गया ओके महेश पोद्दार। ओके महेश जी, जरा बताइए, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया आपने, और या तो आपको समझ नहीं आ रहा कि लोगों में क्या संदेश जाएगा, ऐसा मनोज आरोप लगा रहे हैं, या फिर आप हवाई हैं, आपको पता नहीं है जमीन पे क्या हो रहा है। जी ऐसा है कि इन्होंने ठीक ही कहा कि जब चुनाव के समय में कोई सरकार जानबूझ करके आपने ठीक ही कहा कि जन विरोधी बजट तो नहीं लाएगी, लेकिन ये इनको एक आदत हो गई है, कुछ जुमले हैं, हर बजट के समय वही जुमले बार बार दोहराए जाते हैं। क्योंकि इस बजट में जितनी गंभीरता से बात की गई है, उसकी गंभीरता को समझने की या तो समझना चाहते नहीं या समझने की शक्ति नहीं है। देखिए, आज हम 75वें बरस पे अमृत वर्ष पे हैं आज़ादी के, और उसका अगर उपहास उड़ाना हो तो बात अलग है, नहीं तो हम गर्व कर सकते हैं कि हमने आज़ादी के 75वें बरस पे आए हैं, और इसे 75 बजट 75 भी बोला जा रहा है। और आज़ादी के 100 बरस के बाद में हम जहां पहुंचेंगे, वहां की एक कल्पना इस बजट से परिलक्षित होती है। जहां तक सवाल है कि रोजगार के मामले में, रोजगार कौन देता है? यदि आपके औद्योगिक काम धंधे तेजी से बढ़ेंगे, सरकारी खर्च बढ़ेंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, नए प्रोजेक्ट आएंगे, तभी आपको रोजगार मिलेगा। खेती के भी रोजगार के एक साधन होते हैं, जहां से खेती के लिए भी तरह तरह की नई चीजें प्रयोग किए जा रहे हैं, और उसमें सफल भी हम हो रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि देश का अनाज अब हम निर्यात करने की स्थिति में भी आ गए हैं। तो ये सारी चीजें मिलजुल करके अगर कोई मिला जुला करके देखेगा, और अब हम इथेनॉल को भी अनाज से इथेनॉल बनाने की भी बात कर रहे हैं, और उसको मिक्स करके और ब्लेंडिंग करके
परमानेंट स्थायी रूप से बेचने की बात कर रहे हैं। सो ये सारी चीजों को यदि कोई मिला के देखेगा तो उसे कुछ बजट समझ में आएगा, लेकिन यदि वो चुनाव की दृष्टि से देखेगा और आलोचना की दृष्टि से देखेगा तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सर, चुनाव की दृष्टि से देखना पड़ेगा क्योंकि 10 दिन बाद चुनाव है। मनोज जी, इसीलिए पूछ रहा हूं, आपने चुनाव को बिल्कुल जहन में नहीं रखा क्या? जैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं या वित्त मंत्री कह रही थी या आपके सारे मंत्री कह रहे हैं कि हमने दूरदर्शी बजट बनाया है, 100 साल का ब्लूप्रिंट है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सीधा नींव में इंजेक्शन लगाया है। दूर का रास्ता पहले दूसरे कदम से ही शुरुआत होती है, और वो पहला दूसरा कदम है। जबकि ये जो है ना, लोक लुभावने या सस्ते नारे लगा करके भाजपा जीतना नहीं चाहती चुनाव, बल्कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने देश को एक विकास का नारा दिया है और हम विकास के बल पे और कुछ काम करके उसके बल पे हम चुनाव जीतना चाहते हैं, और ये पूरी रूपरेखा इस बजट से परिलक्षित होती है। लेकिन सर, आपने जैसा मैंने कहा, दो प्रमुख मुद्दे हैं महेश जी, दो। एक जो साल सवा साल किसान आंदोलन चला वो, और दूसरा कोविड काल के बाद फौरी राहत लोग ढूंढ रहे थे, फौरी राहत के तौर पे आपने कुछ नहीं दिया, और किसान आंदोलन के बाद भी आपने किसानों के लिए कोई नई घोषणा नहीं की। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि चुनावी राज्यों में क्या संदेश जाएगा इसका? कोविड के बाद में, जो कोविड के समय में अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई थी, उस समय जो जिस चीज की आवश्यकता थी, लोगों को खाने के लिए अनाज चाहिए था, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया गया, जो कि मार्च 22 तक बढ़ा दिया गया है। ये उनकी फौरी राहत की जरूरत थी, जो कि दिया गया, और यदि उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी दिया जाएगा। मनरेगा में कुछ काम को अधिक देने की दरकार थी, उसके लिए अधिक बजट दिया गया, और आज भी यदि आवश्यकता पड़ी तो और भी अधिक धन देने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। तो ये दो चीजें आवश्यक थी जो मनरेगा के लिए किया गया, लेकिन आर्थिक तेज हो गई, वापस हम पटरी पे आ गए। IMF ने भी, हमारा अपना अंदाज नहीं है, हमारा अंदाज तो 8-8.5% ही है, लेकिन IMF का अंदाज है कि भारत और जापान ये विश्व के दो देश हैं जो तेजी से बढ़ेंगे, और भारत के लिए उन्होंने 9% का अंदाज लगाया। तो ये जो गतिविधियां तेज होती है, कहीं ना कहीं ये रोजगार को सप्लीमेंट करती है, रोजगार के अवसर क्रिएट करती है। ओके महेश जी, नहीं, अब लोग सोच रहे थे, बहुत चर्चा चल रही थी, चुनाव आ रहा है, हो सकता है PM सम्मान निधि की जो रकम है उसको आप 6,000 से बढ़ा के 9,000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, 12,000 कर सकते हैं। इसकी जरूरत आपको क्यों महसूस नहीं हुई एक साल सवा साल के किसान आंदोलन के बावजूद? किसानों का आंदोलन एक सीमित लोगों का एक आंदोलन था। पूरे देश में उन्होंने कई बार हड़कंप मचाने की कोशिश की, असफल रहे, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन किसानों को ये नहीं चाहिए उनके पॉकेट में आप 150 रुपए डाल दो उससे वो खुश हो जाएंगे, बल्कि किसानों को ये चाहिए कि उनकी आर्थिक व्यवस्था, उनके जीवन का स्तर अच्छा हो। उनके लिए सड़कें भी जरूरी है, उनके लिए शिक्षा भी जरूरी है, उनके लिए रोजगार भी जरूरी है। इन सारी चीजों की व्यवस्था की गई है। ओके, मतलब महेश जी, आपको यकीन है कि इस बजट के बाद भी आप चुनाव जीत लेंगे? आप कह रहे हैं चुनाव को देखकर बजट नहीं बनाया गया है, लेकिन आपको इसका मतलब ऐसा लगता है कि इस बजट से कोई उल्टा संदेश भी नहीं जाएगा चुनावी राज्यों में, आम लोगों में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में? नहीं, और लोग झूठे नारे लगा करके या झूठे वायदे करके, जिन लोगों ने आज नए नए बड़े बड़े नारे दे रहे हैं, उनका पीछे का इतिहास उलट करके देख लीजिए, वो कोई जवाब देने लायक नहीं है। तो हम जो बोलते हैं वो करते हैं, और एक समय सीमा में करते हैं, और ये हमने कई चीज करके दी है। यदि हमने 8 करोड़ लोगों के घर पे नल से पानी पहुंचा पाए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें 5 करोड़ घर ऐसे हैं जिनको पिछले 2 साल में हमने पानी दिया है, तो ये हमने करके दिखाया है। अगर हम यूपी के सारे घरों तक बिजली पहुंचाए हैं तो ये हमने करके दिखाया है, 5 साल में करके दिखाया। ओके आनंद माधव, तो लोग ऐसे लोग हैं जो वादे तो कुछ कर सकते। ओके आनंद, चुनाव आपको कहीं इस बजट में दिखाई दे रहा है, या फिर आपको सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है इसमें कि चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं? जी, दो बातें मैं इसमें कहना चाहूंगा मानक जी। सबसे पहले ये है कि बजट ये अमीरों के लिए है, जिसके बदौलत ये चुनाव हमेशा जीतते हैं और सरकार बनाते हैं, चाहे अगले दरवाजे से या पिछले दरवाजे से। ये हम लोगों ने कई जगह देखा है। ये बजट में बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है किस ढंग से, किस तरह से इन्होंने सब्सिडी घटाई है, किस तरह से इन्होंने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ नहीं रखा है, किस तरह से युवाओं के लिए कुछ नहीं रखा। शुरू में तो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, तो 7 साल में 14 करोड़ लोग हो गए। स्थिति क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो आपके सामने में है।
दूसरी बात, जिस ढंग से ये सब्सिडी घटा रहे हैं, 37,000 करोड़ रुपए वहां का किया, एमएसपी क्या कोई ठोस बातें इसमें नहीं की। किसान आंदोलन खत्म हो गया और किसान आंदोलन ये कह रहे हैं कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों का था। ये आपने सुन ही लिया हमारे माननीय सांसद महोदय की बात। तो स्पष्ट रूप से ये जनतंत्र में सही मायने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये विश्वास रखते हैं किसी तरह से ये पिछले दरवाजे से हो या अगले दरवाजे से हो, उसमें आना चाहते हैं, जो कि पिछले भी चुनाव में या कई अन्य राज्यों के चुनाव में आपने ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा। तो बजट जो है इनका वो एक पक्षीय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बजट में किसी के लिए कुछ नहीं है, खास करके इसे मध्यम वर्गीय परिवार जो है, वो मध्यम वर्गीय परिवार तो मरेगा ही मरेगा। धीरे धीरे वो टैक्स देते देते उसकी कमर टूट जाएगी और वो विलुप्त हो जाएगा। यहाँ पे दो ही रहेगा, या तो बिल्कुल गरीब तबका जो कि धीरे धीरे आप समझ रहे हैं, या नहीं तो फिर क्रिप्टो करेंसी वाले लोग रहेंगे जो कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं, जो पीने वाले होते हैं, और उसी से इनका शासन और सत्ता जो है चलेगा। तो मानक जी ऐसा है कि जो कहने के लिए कुछ है और अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ औद्योगिक जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको खुश कर रहे हैं, या फिर डिजिटल करेंसी वालों को खुश कर रहे हैं, और गरीब और आम आदमी को ये नाराज कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा जो मैंने अभी मनोज से पूछा था। कोई भी रूलिंग पार्टी चुनाव से 10 दिन पहले ऐसा बजट क्यों बनाएगी जो गरीब और आम लोगों के खिलाफ हो? मैंने आपको बताया ना कि ये जो है सिर्फ ऐसे वर्ग को खुश करना चाहते हैं जिसके बदौलत ये सत्ता में है, और जिसके कारण ये कई राज्यों में इन्होंने सरकार अपनी बनाई है। तो कुछ इनकी प्लानिंग होगी, कुछ इनका मनसा होगा, जिस हिसाब से ये सरकार। अच्छा, कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से? 10 में से इस बजट को आनंद कितने नंबर देंगे? मैं 3 दूंगा। 3। मनोज कितने नंबर दे रहे हैं 10 में से इस बजट को? 10 में से इस सरकार को हम -5 देंगे, क्योंकि जब रोज कर्जे बढ़ रहे हैं, जिस देश की जीडीपी -24.3% हो, उसको आप कैसे? नहीं, आप ये भी समझिए ना मानक जी, 12 अभी कोविड के दौरान थी ना, उस दौरान भी मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं मानक जी। मैं तथ्य पे बात कर रहा हूं। 1 मिनट सांसद जी, खत्म कर रहा हूं। 1 मिनट सांसद जी, 1 मिनट। जिस दौरान लॉकडाउन था, आपने देखा होगा कि एक क्वार्टर की जीडीपी हमारे जो ग्रोथ रेट था वो -24.3% था। एक सेक्टर ने, अगर किसी ने प्लस में था तो वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। चूंकि जो हमारे जीडीपी का जो सोर्स है वो 3 ही है, एक है एग्रीकल्चर, एक सर्विस है, एक इंडस्ट्री है। सारे सेक्टर बैठ गए। उस दौरान भी एग्रीकल्चर ने 3.4% के दर से इस देश के अर्थव्यवस्था को रोके रखा। फिर भी अब आप ये चाह रहे हैं कि इस देश की जो एग्रीकल्चर की अर्थव्यवस्था, जो आम गरीब के, मजदूर के, श्रमिक के हाथ में है, उसको कितना जल्दी हम देश के बड़े उद्योग। ठीक है, ओके अभिषेक झा, उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी और सतीश प्रकाश। ओके अभिषेक, पहले तो यहीं से शुरू करिए। 10 में से कितने नंबर, क्योंकि आप तो बीजेपी के सहयोगी हैं, कितने नंबर इस बजट को दे रहे हैं अभिषेक? देखिए, नंबर तो जनता तय करती है, और सत्ता पक्ष में होने के नाते अगर मैं 10 में 10 दूं तो ये जो सारे मित्र हैं हमारे विपक्ष के, वो हंसने लगेंगे। और देश की जनता डिसाइड करती है, देश की जनता संतुष्ट है, हमारे साथ है। एनडीए की तरफ से जो बजट पेश किया है माननीय मंत्री ने, उससे हर कोई संतुष्ट है। देखिए मानक जी, इतने मुश्किल दौर से पूरा विश्व गुजरा है, देश गुजरा है, और इतने मुश्किल वक्त में भी इतना सकारात्मक जो हमारा बजट आया है, और जिस तरह से हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी इस पर बधाई दी है और कहा है कि बहुत सकारात्मक बजट। आप देख लीजिए कि जहां तक अभी हमारे विपक्ष के साथी चिल्ला रहे थे, रोजगार की बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें, 2 सालों में कितना कष्ट झेला है न सिर्फ हमारे देश के लोगों ने बल्कि पूरे विश्व के लोगों ने, आपने, हमने, हर किसी ने झेला है। हम सब कोई इससे पीड़ित रहे हैं, और इस विपरीत परिस्थिति में भी सरकार की प्राथमिकता में है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कैसे लोगों को घर मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, कैसे रोजगार के नए नए अवसर सृजित हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीजों को, अब गंगा नदी हमारे प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी चीजों को प्रमोट किया गया है कि 5 किलोमीटर तक के इलाके में सरकार ने उसके लिए भी अलग से बजट का प्रावधान किया है। एक बस बात यह है हमारी पार्टी की तरफ से या बिहार के आम जनमानस की तरफ से, कि जैसे अब हर एक प्रदेश की स्थिति पूरे देश में बराबर नहीं है, विकसित प्रदेश है, विकासशील प्रदेश है, तो बिहार की आम आवाम, आम जनता ये अपेक्षा रख रही थी कि बिहार के लिए इस बार कुछ विशेष जरूर होगा। हमारी पार्टी की तरफ से, या यूं कह लीजिए कि बिहार के विधानमंडल ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की,
उस पर लगातार हमारे वरिष्ठ नेता कहते भी रहते हैं, चाहे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या और भी कई नेता है। तो बिहार के लोग या अन्य जो पिछड़े प्रदेश के लोग हैं, उनकी महत्वाकांक्षा जरूर रही होगी कि इस बजट में विशेष कुछ प्रावधान किया जाए ताकि जो प्रदेश पिछड़े हैं नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से उनको मौका मिले, वो आगे बढ़ पाए। ओके सतीश, आपने सुना, आपने अभिषेक ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है, वो कह गए फ्लो में, लेकिन उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है। वो कह रहे हैं देश की जनता हमारे साथ है, इसका मतलब बीजेपी को, एनडीए को भरोसा है। यूपी तो हम जीत ही रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव हम जीत रहे हैं, इसीलिए हमको बजट बनाते हुए चुनाव को ध्यान में नहीं रखना है। हमें पता है कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं इस बजट के जरिए। आप हंस रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी सरकार ये दावा कर रही है, तमाम भारत सरकार अगर ये क्या दावा कर रही है कि देश की आधी से ज्यादा आबादी सरकार के द्वारा दिए गए राशन पे जिंदा है, ऐसी स्थिति में आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, ये सवाल है ना। देखिए, आपकी मिक्स इकोनॉमी है, आपको बाजार भी चाहिए, लेकिन सोशल फैक्टर की भी तो बात करेंगे ना। सोशल फैक्टर की तो लोग घर बना रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं ना, देखिए, आप ये बात सुनिए कि अगर देश की आधी से ज्यादा आबादी के पास खाना कमाने के लिए कोई संसाधन नहीं है, अगर महामारी के काल में, आपको ये भी सवाल देना पड़ेगा ना कि महामारी के काल में इनकम किसकी घटी? सरकार की भी इनकम बढ़ी है, कल का आर्थिक सर्वे कहता है, और जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनकी भी इनकम बढ़ी है। तो जो आम जनमानस है उसकी इनकम नहीं बढ़ी है, तो सरकार को क्यों नहीं बढ़ी है, ये जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, सरकार कहीं ना कहीं हर बार हर चुनाव में एक झुंझुना थमा देती है। 2014 में जब आपने बजट पेश किया तो आपने कहा कि सरकार जो है किसानों की इनकम दुगनी करेगी। कब करेगी? 2022 में। यानी कि कार्यकाल आपका 19 में खत्म हो रहा था, टारगेट आपने 22 का रख दिया, आज 22 भी आ गया। इनकम दुगनी हुई है क्या? किसी भी, अगर आप ये बताइए, अभी एमएसपी की बात किसान करता है, सरकार ये तो कह रही है कि हम एमएसपी के रेट पे ही खरीदेंगे, लेकिन एमएसपी का जब तक कानून नहीं बनेगा तो आप कैसे गारंटी देंगे? दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आज सरकार यह कह रही है कि इस बजट की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। देखिए, आप कहां से चले? आपको अगर आप आरंभिक अवस्थाओं में देखेंगे कि जब ये एग्रीकल्चर में तमाम टेक्नोलॉजी नहीं आई थी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही थी ना, लोग भूख से मर रहे थे ना, इस देश में अकाल पड़ रहा था ना। तो अगर पूरा भारत के किसान ये तय कर लें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब जहां समझते हैं आप, कम उत्पादन। अगर सरकार मुझे बताइए कि जब तमाम फसली चीजें, चाहे वो दलहन हो, तिलहन हो, अनाज हो, जब उसकी महंगाई चरम के ऊपर है, ऐसे समय में अगर सरकार ये दावा कर रही है कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर आप गए तो लोगों को महंगाई कहां पहुंचेगी? दूसरी बात, अभी आपने ये कहा, अभी डिफेंस को लेकर के एक सवाल किया, आप मुझे ये बताइए कि भारत की जो डिफेंस है उसकी जो इंपोर्ट के ऊपर 80% डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इंपोर्ट के ऊपर है, और सरकार अगर ये लिमिट लगा रही है कि 68% आप डोमेस्टिक से खरीदेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप बजट को, उसका यूज नहीं हो पाएगा। जब आपकी सारी चीजें तो इंपोर्ट होकर के आएंगी, और आपने उसमें एक कॉलम लगा दिया कि 68% जो आपको डोमेस्टिक खरीदना पड़ेगा। अब भारत में एक दिन में तो सब चीजें बनती नहीं है ना, टेंट और ये तंबू नहीं बनाते ना, बहुत सारे आपको प्लेन खरीदने पड़ेंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी। ये तो देना पड़ेगा ना, ये इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी तो हिंदुस्तान में बननी शुरू होंगी ये चीजें। नहीं बोल सकते। देखिए नहीं, झूठ नहीं होता है, बजट में तो इसी तरह का एलोकेशन किया जाता है। अगर बजट वो पूरा होता है नहीं होता है, वो साल के एंड में आंकड़े देखकर डिसाइड किया जाता है। नहीं, देखिए, लेकिन आपको अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना है तो आपको इस तरह की बजट का प्रावधान करना पड़ता है। आप लिमिट तय करेंगे ना। अगर 60%, देखिए बजट क्या है, आर्थिक दस्तावेज है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जमीनी सच्चाई से सरकार एकदम बेखबर है। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 में नरेंद्र मोदी जी सरकार में आते हैं, और तमाम कर्मचारी लोग, मैं भी खुद कर्मचारी हूं, हम में अधिकतर भारत की आबादी जो है मध्यम वर्ग के लोग कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पे है। 2014 से लेकर के आज तक 8 साल हो गए, एक सरकारी कर्मचारी आमतौर पे सबसे ज्यादा बजट पे ध्यान आमतौर पे सरकारी कर्मचारी का इसलिए रहता था कि उसको कहीं ना कहीं टैक्स रिबेट मिलेगी। महामारी के दौर से सरकार नहीं गुजर रही, कर्मचारी भी आपको जाकर के काम कर रहा है, और तमाम कर्मचारी लोगों ने, जिसको आप कोरोना वॉरियर्स बताते थे, जब तमाम इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तमाम सरकारी संस्थान निकल के आए और महामारी काल में जाकर के लड़े। ऐसे में वो कर्मचारी ये उम्मीद कर रहा था कि उसको कहीं ना कहीं टैक्स रिबेट मिलता। टैक्स रिबेट किसको मिला? ओके, वाजपेयी जी बोलिए। आप कॉर्पोरेट का अगर टैक्स घटा रहे हैं, वहां पे सरचार्ज भी घटा रहे हैं, तो आपकी नीयत में खोट है। वाजपेयी जी, आप एक वर्ग विशेष पैदा कर रहे हैं। भारत में कहीं ना कहीं 2 ही वर्ग में बटेगा,
एक ऐसा वर्ग होगा जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं होगा या उसके पास खाने के लिए संसाधन नहीं होगा। वो सिर्फ सरकार की तरफ ये उम्मीद लगा करके बैठेगा कि रोज उसको कहीं से खाना मिल जाए। ओके वाजपेयी जी बोलिए। कि और वाजपेयी जी शुरू यहां से करिएगा, एक तो बजट को कितने नंबर देंगे और दूसरा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा इस बजट का? मानक जी, एक बात तो तय हो गई कि ये चुनावी बजट नहीं है। 5 राज्यों में चुनाव है लेकिन उसके बावजूद भी चुनावी बजट नहीं है, ये सब मान रहे हैं इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सरकार को पूरे देश की चिंता है कि भविष्य में देश की दिशा क्या होगी। 25 साल का रोड मैप है ये कोई 1 साल का नहीं है। इसमें जो 400 ट्रेनें चलाने की बात है वो किस लिए बात है? टूरिज्म डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, 60 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात यह बड़ी क्लियर है कि ये इन्वेस्टमेंट खींचने वाला बजट है, डिमांड बढ़ाने वाला बजट है। डिमांड बढ़ेगी तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो समाज का हर तबके को अवसर मिलेंगे बराबर के। किसानों के लिए अभी कह रहे थे, किसानों को तो बहुत कुछ दिया जा चुका है लेकिन उसके बावजूद जितनी मशीनरी उनकी होती है उस पर टैक्सेस घटा दिए गए, उसको सस्ता किया गया है, युवाओं के लिए रोजगार का रखा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया गया है, किस सेक्टर को टच नहीं किया है। हाँ देखिए, स्लैब उतर ही रहा है। सरकार की इस वक्त जो सारी की सारी एक्सरसाइज है वो इस बात पे है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जाएंगे, लेकिन गरीब को नहीं भूला है। गरीब के लिए एमएसपी, किसानों के लिए 2,60,000 करोड़ का प्रावधान किया है। फेडरल स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा है। स्टेट का जो शेयर है उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ रुपए महीने साल का। ओके वाजपेयी जी, ओके वाजपेयी जी बताइए। हाँ जी वाजपेयी जी, ये चुनावी बजट नहीं है। आपने कहा ये चुनावी बजट नहीं है, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि ये राष्ट्र निर्माण का बजट है, या और कोई शब्द है आपके जहन में इस बजट के लिए? नहीं, सिंपल यही कि राष्ट्र निर्माण का है। अगर चुनाव की चिंता होते तो वो किसानों को भी अट्रैक्ट करते, पंजाब को भी अट्रैक्ट करते, यूपी के अट्रैक्ट करते। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया है? ये है देश की चिंता का विषय। क्यों नहीं है चुनाव की चिंता? हर रूलिंग पार्टी को होती है। नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी ना, पुराना रिकॉर्ड देखिए। अगर चुनाव होंगे तो चुनाव के लिए झुंझुना पकड़ाया जाएगा। एक झुंझुना नहीं है इसमें। ये ताज्जुब है, और ये ताज्जुब इसलिए है क्योंकि देश प्रेम पहले बोलता है इन लोगों का। अगर वो चुनाव की तरफ जाते तो ये बजट नहीं आता। हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दे देते। देने में कितनी देर लगती है? एलोकेशन ही है ना, लेकिन नहीं किया। तो ये इस बजट की बहुत है। ये क्या वाजपेयी जी, आप अभिषेक से इस बात पर सहमत हैं कि देश की जनता तो हमारे साथ है ही, मतलब चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं, इसीलिए हम राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं इस बजट से, चाहे चुनाव के 10 दिन पहले आ रहे हैं। ये बिल्कुल मान के बात चलिए कि राष्ट्र प्रेम और देश निर्माण नंबर 1 पे रखा है। हाँ। चुनाव को बाद में रखा है। चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे ये 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंट है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो जरूर होता है इसमें कुछ ना कुछ। ओके, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है। सतीश प्रकाश, उसके बाद आ रहा हूं, आगे आ रहा हूं, अभी मनोज आ रहा हूं, माधव आ रहा हूं, महेश जी आ रहा हूं। बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस है, नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं, चुनाव जीतने की चिंता नहीं है उनको। वो तो मोदी के योगी के नाम पे जीत जाएंगे, ये कह रहे हैं वाजपेयी जी। देखिए, राष्ट्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। राष्ट्र बनता है लैंड प्लस वहां पर रहने वाले लोग। वहां किसान राष्ट्र लोग हमारे साथ हैं। अरे आप कह रहे हैं कि किसानों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो सुनिए, राष्ट्र सिर्फ उद्योगपतियों से नहीं बनता। वहां पर रहने वाले लोग, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, बेरोजगार भी हो सकता है, महिला। अरे वो कह रहे हैं हमने संभाल रखा है, बढ़िया हमने संभाल रखा है, इसीलिए हमने चुनावी बजट नहीं बनाया। देखिए, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार उद्योगपतियों के चंगुल में है। उद्योगपतियों का सरकार के ऊपर इतना दबाव है कि वो अपने हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार को चला रहे हैं। ऐसा कौन सी पार्टी करेगी ना? सतीश एक सेकंड सुनिए ना, आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं। कौन सी पार्टी ऐसा करेगी? ये तो सुसाइडल होगा ना, आत्मघाती कदम होगा कि आप चुनाव से 10 दिन पहले ऐसा बजट बनाएंगे जो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएगा और आम आदमी के खिलाफ होगा। देखिए, आप झूठ को बहुत दिन तक बेच नहीं सकते।
प्रचार प्रसार से हो सकता है कि प्रचार प्रसार का जितना साधन होता है कि आप झूठ को चला दें या कोई भी गलत प्रोडक्ट। वाजपेयी जी इसका भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि वाजपेयी जी अभी फ्लो में बोल रहे थे। यही देश में तमाम लोग आए, कांग्रेस को भी इन्हीं लोगों ने नकारा है, उसकी नाकामियों को नहीं, यही लोग। अच्छा वाजपेयी जी यही आरोप बीजेपी को नकारेंगे। वाजपेयी जी यही आरोप कांग्रेस की तरफ से अभी आनंद लगा रहे थे। सतीश प्रकाश जी एक बताइए, अगर उद्योगपतियों के लिए इसमें कोई प्रावधान है? नहीं, आप सुनिए ना, कर दिया गया क्या? नहीं बताइए मुझे। कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है, सुनिए, कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। वाजपेयी जी मुझे एक बात बताइए, हर बजट में एक सरकारी संस्थान बिक जाता है। इस बार LIC खत्म है, आप मेरी बात नहीं खत्म नहीं है, अरे IPO वाला है, खत्म नहीं है। सुनिए कहीं ना कहीं और एक साहब मैं आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। वाजपेयी जी यही बात कांग्रेस की तरफ से भी आनंद कह रहे थे, उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह बजट बनाया गया है, आम लोगों को नजरअंदाज किया गया है। बार बार आरोप लगता है। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए उद्योगपति भी चाहिए, पूंजीपतियों का निर्माण, वेलफेयर स्कीम्स भी चाहिए, गरीबों को भी नंबर 1 पायदान पे रखा जाएगा, रोजगार भी देखा जाएगा, डिफेंस भी देखा जाएगा। मतलब देश का निर्माण खत्म हो जाए तो सिर्फ वही बच जाएंगे, मुट्ठी भर लोग जो शासन कर रहे हैं किया जाता है। और वही इस ये तो समझ में आ गया कि आप किसको बैलेंस कर रहे हैं और किसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो इसीलिए कह रहा हूं इस बात को कि ये इमीडिएट रिलीफ देने वाला बजट नहीं है। ओके ऑल राइट आनंद एक सेकंड। आनंद, वाजपेयी जी कह रहे हैं ताली बजाइए इस बजट पर, ये राष्ट्र निर्माण का बजट है, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करनी चाहिए आपको। तो मानक जी मैं बताऊं कि इन लोगों के पास एक ही चीज आता है, कैसे बातों का गुलदस्ता बनाया जाए और पूंजीपतियों को खुश किया जाए। लेकिन मैं अपने भाई अभिषेक झा जी से को ये कहना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने मन की बात छिपते छिपाते दबे शब्दों में कह दिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि क्योंकि समूचा पांचों उंगली जिस तरह से बराबर नहीं होता है, उसीलिए पूरे देश के जो अलग अलग राज्य हैं वो भी बराबर नहीं है। तो ऐसे राज्य जैसे बिहार के है, झारखंड है, असम है, उसका ख्याल इसमें नहीं रखा गया जिसकी बहुत उम्मीद थी। पर आनंद वहां चुनाव नहीं है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, मानक जी प्लीज बोलने दीजिए। दूसरी बात ये है कि आप देखिए इन्होंने किस तरह से किसानों की बात ये कर रहे हैं कि सबके लिए सब कुछ रखा है ना। फूड सब्सिडी आपने कम कर दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने कम कर दिया, मनरेगा का बजट आपने कम कर दिया, आपने क्या नहीं किया। आप ये समझ में आइए, आप रोजगार की बात करते हैं, 14 करोड़ की जगह आपने कहना वो भी PLI के अंतर्गत 60 लाख रोजगार देंगे। तो भैया पहले भी जुमला था और भी ये जुमला है। अभिषेक जवाब दे दीजिए जल्दी से। चुनाव की बात जो आप कह रहे हैं उस पर मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगा निश्चित रूप से कि जैसा कि मैंने पहले कहा, अभिषेक जी प्लीज हमको बोलने दीजिए। चुनाव की बात जो ये कह रहे हैं, तो मैंने इसके बारे में इसका जवाब मैंने बहुत पहले दे दिया, क्योंकि ये किसी भी ढंग से सरकार में आना चाहते हैं और आए भी हैं। इसका प्रमाण है, बिहार में भी इसका प्रमाण है किस तरह से पिछले दरवाजे से जन विरोधी बजट से कैसे कोई सरकार में आ सकता है। आप देखिए ना, तो क्या हुआ, सरकार चुनाव जीतने के बाद की जो स्थिति होती है, जो खरीद फरोख्त होती है, जो ये लोग करते हैं, उसका तो जवाब है इनके पास। तो इसीलिए पूंजीपतियों को ही खुश करने का बजट ये बनाया गया है और सिर्फ पूंजीपतियों को खुश करने का बजट बनाया गया है। और अभिषेक जी ने करके मेरी बात सुन लीजिए। अभिषेक बोल रहे हैं, अभिषेक ओनली अभिषेक, कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए, कृपा करके मेरी बात सुनिए। सत्ता नहीं मिली मानक सत्ता नहीं मिली, लेकिन सत्ता विलाप इन लोगों का आज तक बंद नहीं हुआ है। लोकतंत्र में मतदाता और जनता मालिक होती है, जनता जिस पर विश्वास करेगी उसको अपना मैंडेट देगी। वही आपने देश में भी देख लिया, बिहार में भी देख लिया। और विपक्ष के साथी बेचारे कांग्रेस के लोग इतने वर्षों तक सत्ता में रहे, तब तो देश के विकास के लिए कितना क्या कर पाए। रिपोर्ट कार्ड सामने है कि 2 बार एनडीए को लगातार देश की जनता ने मौका दिया है और ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ते। तो इनके तो स्वर वैसे ही होंगे। आप एक काम करिए, कोई भी टीवी चैनल अगर कोई देखेगा, किसी प्रवक्ता की बात सुनेगा, एक ही स्क्रिप्ट है माना कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं, किसानों के लिए कुछ नहीं, गरीबों के लिए कुछ नहीं, मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं। यार देश की अर्थव्यवस्था जिस स्थिति में थी, वहां से सरकार ने सकारात्मक पहल की है। आप सुझाव देते तो अच्छा लगता, लेकिन आपके लिए सुझाव से ज्यादा जरूरी है आपकी राजनीति। तो खैर इनकी राजनीति इनको मुबारक। ओके जहां तक ये बात कह रहे थे बिहार के परिप्रेक्ष्य, चूंकि पिछड़े राज्यों से आते हैं, मैं भी खुद को पिछड़ा मानता हूं। अगर हमारा राज्य पिछड़ा है, मैं बिहार से आता हूं, तो मैं भी खुद को पिछड़ा मानता हूं। तो हमारे मन का जो उद्घोष है वो तो हम कह ही सकते हैं भाई प्रधानमंत्री जी के सामने। मनोज, यूपी कैसा राज्य है? योगी जी तो कहते हैं बीमारू था, हमने आकर देखिए उत्तम प्रदेश बना दिया। मनोज,
अब उत्तम प्रदेश कैसा बना है अब ये आंखों में देख लीजिए। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। उत्तम प्रदेश कहां ढूंढा जाए? कानपुर से लेके चंदौली, बनारस, गाजीपुर तक की मां गंगा में बहती लाशों में डूबे, हाथरस की बेटी में ढूंढे, चढ़ती हुई किसानों पर थार में ढूंढे, नौजवानों पर चलती हुई लाठियों में ढूंढे, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के घोटाले में ढूंढे, सैनिटाइजर से लेकर के उसके घोटाले में ढूंढे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदा चोरी में ढूंढे। तो अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जब देश में पूरे बेरोजगारी का आप आंकड़ा निकालेंगे तो चुनाव में क्या असर पड़ेगा बजट का? मनोज सीधा सीधा बताइए ना। मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है कि चुनाव पे असर यही पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का मुजफ्फरनगर से लेकर के चंदौली, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। किसान समझ चुका है। आज तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आप 22 कहते थे कि 22 में किसान की आय 2 गुना हो जाएगी, तो आय 2 गुना क्यों नहीं हुई? आज अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। आपने कहा कि 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष बोलिए और पहले इस पर बोलिएगा। 16,000 मनोज कह रहे हैं आप इस बजट की वजह से चुनाव हारने वाले हैं, आपको डर नहीं है क्या? बिल्कुल भी। देखिए, जहां तक इस बजट का सवाल है कि इसको 2 शब्दों में यदि आप कहना चाहें तो गति और शक्ति, कि जिस तेजी से हमने और जिस जोर के साथ इस देश का विकास करना चाहते हैं, ये बजट उसको परिलक्षित करता है। आप 2-4 चीजों को, आप 2-4 आंकड़े ही देख लें कि 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करने का प्रावधान किया गया है, और राज्यों को भी 1 लाख करोड़ दिया गया है कि वो भी साथ में जुड़ करके अपने अपने हिसाब से जो विकास की योजनाएं हैं उसको चालू करें। ये एक अपने आप में, ये सारे लोग जानते हैं, जो इकोनॉमी का थोड़ा भी ABCD भी जानते हैं, वो जानते हैं कि सरकार अगर इतने बड़े स्तर पे इतना खर्च करती है तो उससे रोजगार के भी साधन मिलते हैं और मिडिल क्लास, गरीब सबको फायदा होता है, महिलाओं को भी फायदा होता है, जहां तक कि छात्रों को भी फायदा होता है। तो ये एक बड़ी चीज है। छात्रों के लिए ई-लर्निंग के लिए 200 टीवी चैनल के माध्यम से टीचिंग, ये एक बहुत बड़ा प्रयोग है, और ये मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में आगे आने वाले समय में बदलती दुनिया में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के हम बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं। 25,000 किलोमीटर सड़क का प्रावधान किया गया है, नेशनल हाईवे का प्रावधान किया गया। अब तक हमने रिकॉर्ड तो बनाए हैं, इसके बारे में मैं ज्यादा चर्चा क्यों करूं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी। सारे कम कर दिए, खेती का बजट कम कर दिया आपने, बाकी सब मनरेगा का बजट कम कर दिया है। उनको या तो आंकड़े उनके पास नहीं है, या उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं है, या फिर जो पिछले साल बोले थे। देखिए, इस देश में हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होते हैं, और हर बार यदि केंद्र सरकार उन राज्यों को चुनाव देख करके और लॉलीपॉप पकड़ाने के हिसाब से बजट बनाए तो देश कहां चला जाएगा आप अंदाज नहीं लगा सकते। जो जिम्मेवार नेतृत्व होगा और जिसको देश के बारे में भावना होगी, तो आज कोई छोटी बात नहीं है कि हम 75वें आजादी के 75वें बरस में 100 बरस के आगे की बात कर रहे हैं। 100 बरस भगवान जाने कौन सी पार्टी इस 25 साल के दौरान होगी, लेकिन देश को अपना लक्ष्य तो निर्धारित करना है। जी, लेकिन आपने सुना होगा ना, अखिलेश यादव तो कह रहे थे 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, फ्री बहुत सारी आजकल चल रही है, लोग फ्री घोषणाएं करते हुए घूम रहे हैं, और आप कह रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। देनी नहीं हो, जब बिजली देनी नहीं हो, यूपी में 5 साल पहले क्या बिजली की स्थिति थी, मेरे ख्याल से सारे प्रवक्ता यहाँ पे हैं, सब जिम्मेवार लोग हैं, सबको मालूम है। और आज 24 घंटे यदि बिजली मिल रही है तो उसमें फ्री सब कुछ दे दें, लेकिन बिजली देंगे ही नहीं। तो महेश जी, आप मतलब ये कह रहे हैं कि लोगों को कुछ भी फ्री देने की जरूरत नहीं है, फौरी राहत की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको सक्षम बनाने की जरूरत है कि वो बिजली पैसा दे करके सक्षम करे, इज्जत के साथ में खरीद सके। जो गरीब है उसको भोजन की आवश्यकता जब थी, अनाज की आवश्यकता थी, दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा। बोलिए मनोज। और भी उनको मकान की आवश्यकता थी, मकान भी दिया गया। मनोज बोलिए जल्दी से। मनोज, गैस भी दिया गया। हाँ, फ्री कर रहे हैं, वो कह रहे हैं चुनावी लॉलीपॉप मत दीजिए। मैं इनको कह रहा हूं कि इनको कम से कम इनके बारे में यही कहेंगे कि जो डलहौजी ना कर पाया ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दोगे तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इनको उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के सरकार का अध्ययन करना चाहिए। 3x660 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में जब 2012 में समाजवादी पार्टी सरकार में आई तो 11,000 मेगावाट का उत्पादन क्षमता थी, और जब 2017 अपने पूरे कार्यकाल में अखिलेश यादव जी के दूरदर्शी दृष्टिकोण के कारण और कार्य के कारण
22,000 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता हम करके आए थे। आज 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहीं एक भी 3x660 का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट नहीं बना पाई। ओके, मेरे पास जबकि टाइम खत्म हो हमारी रहा है, टाइम खत्म हो रहा है। सतीश, मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। एक तरफ वो अखिलेश हैं, वो कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कुछ और फ्री घोषणाएं कर रही है। अभी आपने महेश को सुना, महेश पोद्दार, नहीं देखो, या योगी जी को सुना, वो कह रहे हैं हम तो लोगों को सक्षम बना रहे हैं। देखिए, मैं क्या कर सकते हैं, फ्री यूनिट बिजली नहीं हो सकती है उत्तर प्रदेश में। ये सब कहीं ना कहीं झूठ का लफ्ज़ है। आप बिजली सस्ती कीजिए ना। सरकार जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, आपका इंडस्ट्री को आपने 12, 8, 6 ये है ना। नहीं, बजट के लिहाज से मैं देख रहा हूं ना, इसीलिए मैं इन घोषणाओं की बात कर रहा हूं। देखिए, इस तरह सुनिए, पिछले मतलब फ्री की जरूरत है या नहीं है? सुनिए, देखिए, ये कहीं ना कहीं झूठ है। पिछले 15 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी आपने नई यूनिट नहीं लगी है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 4 यूनिट की क्षमताएं बढ़ाई थी, नया प्लांट नहीं लगाया। ये तय है, ये आंकड़े निकाल लीजिए आप। देखिए, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज मैं इस पूरे बजट को जो देख रहा था, तो वहां एक दलित किसान का भी एक टर्म यूज हुआ। तो मैंने उसको बड़ा खोजा कि भाई दलित किसान भी होते हैं, है ना। तो किसान में भी दलित होते हैं, ये मैंने पहली बार देखा। तो लेकिन मुझे लगा कि देखिए, दलितों के पास लैंड नहीं है। और स्वामीनाथन रिपोर्ट में ये कहती है कि जहां एमएसपी की बात है, वहां सरकार एक काम कर सकती है कि जो सरकार के पास बैरल लैंड है, वो 1 एकड़ जमीन दे करके कहीं ना कहीं जो लैंडलेस पीपल हैं, जो बेरोजगार हैं, वो भी एक बेरोजगारी दूर करने का एक साधन हो सकता है। ओके, ऑलराइट, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। महेश पोद्दार, मनोज, थैंक यू, आनंद माधव, अभिषेक झा, वाजपेयी जी, सतीश प्रकाश, थैंक यू सो मच। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।